नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश आपका अपने YouTube चैनल आर्क्यो वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार की इस ऐतिहासिक श्रृंखला में आज हम अजातशत्रु की चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हर्यक वंश के प्रतापी शासक बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए चंपा को अधिगृहित कर लिया, कई राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। कुछ बातें उसमें से छूट गई थी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबा दें जिससे कि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए, बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय से पता चलता है कि बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध बौद्ध बमन भिक्षु सोनदंड को वहां की संपूर्ण आय दान में दे दिया था। तो हम जानते हैं बिंबिसार ने अंग पर आक्रमण किया, वहां की राजधानी चंपा पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का राज्यपाल या उपराजा घोषित कर दिया। इस क्रम में वहां पर एक बौद्ध बमन भिक्षु था जिसका नाम सोनदंड था। उसने उसको वहां की संपूर्ण आय दान में दे दी। आगे देखें, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उसके जीवन काल के अंतिम दिनों में उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया था, जहां अनेक यातनाओं के पश्चात उसकी मृत्यु हुई थी। तो ये बात बेसिकली बौद्ध ग्रंथ कहता है कि वह अपने पिता का हत्यारा था, लेकिन जैन ग्रंथ कहता है कि जो अजातशत्रु है उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या नहीं की थी, वह हत्यारा नहीं था। इन दोनों संदर्भों में कौन सा संदर्भ सही है ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि कारागृह में ही बिंबिसार की मृत्यु हो गई थी। इसके विषय में हम आगे बात कर सकते हैं। आगे देखें तो बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना, जो एक शक्तिशाली, दूरदर्शी तथा कूटनीतिज्ञ शासक था। तो जो बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु है वो भी अपने ही पिता की तरह कूटनीतिज्ञ था, दूरदर्शी था और वो भी अपने साम्राज्य की सीमाओं को आगे ले जाना चाहता था। हम देखते हैं कि जैसे ही यह सिंहासन पर बैठता है, मगध जो साम्राज्य था, जो मैत्री का भाव प्रकट कर रहा था, वो मगध साम्राज्य अब संघर्ष में व्यस्त हो जाता है। तो विशेष रूप से देखते हैं कि वो कौन कौन से राजवंश थे जिसके साथ अजातशत्रु ने संघर्ष किया था। पहला है कोशल और मगध के मध्य संघर्ष। तो जो कोशल का राजा प्रसेनजित है उसकी बहन महाकोशला से बिंबिसार की शादी हुई थी। इस क्रम में देखा जाए तो बिंबिसार से शादी होने के कारण जो कोशल प्रांत था वो कहीं ना कहीं मगध के सानिध्य में था, लेकिन जैसे ही अजातशत्रु सिंहासन पर बैठता है वह क्या करता है कि कोशल के प्रति विद्वेष भावना प्रकट करना शुरू करता है और जो चोरी कर आ रहा था उसको बढ़ाने की बात करता है। कोशल नरेश प्रसेनजित, जो उसके बहनोई की मृत्यु हो चुकी थी, उसने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उसको एक आक्रोश था कि उसकी बहन महाकोशला भी अपने पति के विरह में खत्म हो गई है। संयुक्त निकाय से मगध के शासक बिंबिसार एवं कोशल नरेश प्रसेनजित के मध्य हुए संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि जो कोशल नरेश प्रसेनजित है और जो मगध का शासक अजातशत्रु है, इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था उसके विषय में विस्तृत चर्चा बौद्ध ग्रंथ संयुक्त निकाय करता है। उसमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रसेनजित पहली बार हार जाता है और दूसरी बात अजातशत्रु को जीत लेता है। हुआ ये था कि जब प्रसेनजित वहां से चला जाता है हार करके, तो वो देखता है कि कुछ चींटियां ऊपर की तरफ चढ़ती थी फिर गिर जाती थी, मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा ली थी फिर चढ़ती थी फिर गिर जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो चींटी उस टुकड़े को लेकर ऊपर चढ़ गई। यह देख करके प्रसेनजित को समझ में आ गया कि यदि अच्छे से प्रयास किया जाएगा तो 100% अजातशत्रु पर अधिकार किया जा सकता है या उसे पराजित किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी को अपनाते हुए दोबारा प्रसेनजित जाता है, अजातशत्रु से लड़ाई करता है और अजातशत्रु से लड़ाई करने के पश्चात वो जीत जाता है। जीतने के बाद उन दोनों में वैवाहिक संबंध हो जाता है
और वो वैवाहिक संबंध होता है, उसकी एक पुत्री थी प्रसेनजित की जिसका नाम वाजिरा था, उससे अजातशत्रु की शादी की जाती है। तो जब अजातशत्रु से हार गया था प्रसेनजित तो वह श्रावस्ती चला गया था और श्रावस्ती के लोगों ने उसको शरण दिया था। इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो कौशल और मगध के बीच एक लंबा संघर्ष चलता है और इसकी समाप्ति होती है एक वैवाहिक संबंध से। आगे देखते हैं, मगध और वज्जी संघ के मध्य संघर्ष हुआ था। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मगध का राजा है अजातशत्रु, वो हर क्षेत्र के राजाओं से संघर्ष करने के लिए आतुर हो गया था। तो वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख माना जाता था, जहाँ के शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय लिच्छवियों से जो मनमुटाव चल रहा था वह अजातशत्रु के समय संघर्ष का रूप धारण कर लेता है। तो हम देख रहे हैं कि जो बिंबिसार है उसके साथ वज्जी संघ का थोड़ा बहुत मनमुटाव था, क्योंकि कुछ बातें आती हैं कि वो जो है उन लोगों से एक मत नहीं हो रहा था कई बातों पर, इसलिए मनमुटाव था, लेकिन फिर भी वो चलने योग्य था। जैसे ही अजातशत्रु शासक बनता है तो वो पूरी तरीके से वज्जी संघ के खिलाफ खड़ा हो जाता है। बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी से ज्ञात होता है कि गंगा के किनारे मिले रत्नों की खान के बंटवारे को लेकर किए गए करारनामे को शक्तिशाली वज्जी संघ ने तोड़कर समस्त खजाने पर अधिकार कर लिया था। एक बड़ा कारण बौद्ध ग्रंथ सुमंगल विलासिनी देता है, जो बताता है कि गंगा के किनारे पर कहीं रत्नों का एक खान मिला हुआ था और वो करारनामा हुआ था मगध और वज्जी संघ के बीच। वज्जी चूंकि शक्तिशाली थे, वो गढ़ संघ बहुत शक्तिशाली था, तो उन लोगों ने जाकर के खजाने पर अधिकार कर लिया। एक कारण तो यह बताया गया। दूसरा कारण जैन ग्रंथ बताता है कि इस युद्ध का कारण बिंबिसार द्वारा सेनाग नामक एक हाथी तथा रत्नों का हार चेलना से उत्पन्न 2 पुत्रों हल्ल तथा बेहल्ल को उपहार स्वरूप देना बताते हैं। तो जो जैन ग्रंथ है वो कहता है कि बिंबिसार के पास एक हाथी था, उसका नाम सेनाग था। उसने उस हाथी को चेलना, जो कि चेटक की पुत्री थी, वैशाली के लिच्छवी गढ़ के प्रमुख, उसके लड़के हल्ल और बेहल्ल को उपहार स्वरूप दे दिया और कुछ रत्न भी दे दिए। इसी हाथी को प्राप्त करने के लिए जब अजातशत्रु ने अपने दोनों सौतेले भाइयों से डिमांड की तो वो अपने नाना चेटक के यहाँ वैशाली चले गए। तो वो लोग डर गए कि कहीं अजातशत्रु हम लोगों को मार करके हाथी और रत्न छीन ना ले, इसलिए वो सब भाग करके अपने नाना चेटक के यहाँ चले गए वैशाली में। तो चेटक द्वारा इन दोनों को मगध ना भेजने के कारण अजातशत्रु ने वैशाली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वो भी अपने ईगो में आ गया कि नहीं, हमारे चचेरे भाइयों को भेजा जाए, लेकिन उसके नाना जो चेटक थे उन्होंने भेजना श्रेयस्कर नहीं समझा, इसलिए युद्ध की बात आती है। अब ये 2 तर्क दिए जाते हैं, तो इतिहासकार कहते हैं कि इन दोनों तर्कों में पहला तर्क अधिक तर्क संगत जान पड़ता है। वस्तुतः मगध तथा वज्जी संघ के मध्य संघर्ष गंगा नदी के ऊपरी नियंत्रण स्थापित करने को लेकर हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो ये नदी का पूर्वी भाग है उस पर व्यापार बहुत ही प्रमुख था। तो इस तरीके से जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसके चलते जो है गंगा के ऊपर नियंत्रण करना या ऊपरी गंगा क्षेत्र पर नियंत्रण करना आवश्यक था, और इसी को लेकर संभवतः मगध और वज्जियों के मध्य युद्ध हुआ होगा। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र से ज्ञात होता है कि लिच्छवीगढ़ का प्रमुख चेटक था, जिसने अजातशत्रु के विरुद्ध 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों का संघ बनाया था। तो जो जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र है वह स्पष्ट रूप से बताता है कि अजातशत्रु के विरुद्ध चेटक ने एक गण संघ बना रखा था, जिसके बारे में जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में उल्लेख मिलता है कि इस गण संघ का जो विजेता था वो अजातशत्रु था। अजातशत्रु ने अपने विश्वस्त मंत्री वत्सकार को वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा।
वत्सकार ने ऐसा ही किया। विभाजित वज्जी संघ अजातशत्रु का सामना न कर सका। तो जो वज्जी संघ 8 गणों का एक संघ हुआ करता था वो काफी शक्तिशाली था और उसका प्रमुख जो चेतक है वो काफी सूझबूझ वाला राजा था। इन सबको पराजित करना आसान नहीं था, वज्जी संघ को विभाजित करना आसान नहीं था। इस स्ट्रेटजी को समझते हुए कि जब तक वज्जी संघ विभाजित नहीं होगा तब तक वैशाली पर अधिकार कर पाना आसान नहीं है, लिच्छवियों को पराजित कर पाना आसान नहीं है। इसको देखते हुए अजातशत्रु ने अपने एक विश्वस्त मंत्री जिसका नाम वत्सकार है उसको वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेज दिया और वत्सकार ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब वज्जी संघ विभाजित हो गया तब हम देखते हैं कि अजातशत्रु एक बड़ी सेना के साथ जाता है और वैशाली पर आक्रमण कर देता है। इस युद्ध में अजातशत्रु ने 2 गुप्त हथियारों या प्रक्षेपास्त्रों रथमूसल एवं महाशिला कंटक का प्रयोग कर लिच्छवियों को विनष्ट कर दिया और अंततः वज्जी संघ को मगध में मिला लिया। तो हम देखते हैं जो अजातशत्रु है इसने 2 प्रकार के गुप्त हथियारों जो कि प्रक्षेपास्त्र हैं, एक रथमूसल है, दूसरा महाशिला कंटक है, इन दोनों का प्रयोग करते हुए वैशाली को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और जैसे ही वैशाली तहस नहस होता है तैसे ही मगध साम्राज्य में वैशाली को मिला लिया जाता है। आगे चल करके मगध की सीमाएं अब हिमालय तक पहुंच जाती हैं। वज्जी संघ को पराजित करने के उपरांत अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी पराजित कर दिया, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सुरक्षित हो गई। अब चूंकि ये बहुत सारे राजवंशों से युद्ध ठान ही बैठा था, महत्वाकांक्षी था ही, तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के फिराक में ये आगे बढ़ता है और मल्ल संघ को भी पराजित कर देता है। आगे देखें तो बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने अवंती नरेश प्रदोत महासेन के डर से नए राजगृह के दुर्गों की मरम्मत करवाई थी। हमने पहले वीडियो में देखा था कि जो इसका पिता बिंबिसार था वो भी डरा हुआ था प्रदोत महासेन से, और जो इसका लड़का अजातशत्रु है वो भी डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो है वो एक चंड माना जाता था, उसको चंड प्रदोत कहा गया है। वो काफ़ी बर्बर माना जाता है, काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है। उसके सामने अच्छे अच्छे राजा उस समय नहीं टिक पाते थे। यही कारण है कि जो अजातशत्रु है उसने नए राजगृह की जो दीवारें हैं उनको मजबूत करवाया था, दुर्गों को मजबूत करवाया था, उनका जो है पुनः जीर्णोद्धार करवाया था। इस तरीके से पता चलता है कि बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय इस बात का उल्लेख कर रहा है कि अजातशत्रु भी डर रहा था किससे, तो प्रदोत महासेन से। आगे देखें तो अजातशत्रु ने सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं की, मैत्री संबंध भी स्थापित किया। कैसे? अपनी एक पुत्री की शादी करके। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के नाटक अजातशत्रु से यह ज्ञात होता है कि अजातशत्रु ने अपनी एक पुत्री पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन से किया था। इस प्रकार उदयन उसका मित्र एवं संबंधी हो गया। भास ने भी ऐसा ही विवरण प्रस्तुत किया। तो अजातशत्रु ने जो ये वैवाहिक संबंध किया इसके पीछे भी उसकी एक स्ट्रेटजी है, कूटनीतिज्ञता है। दरअसल जो वत्सराज उदयन है ये मित्र हुआ करता था अवंती नरेश चंद्र प्रदोत का। तो जैसे ही इसने अपनी लड़की पद्मावती की शादी की वैसे ही वत्सराज उदयन इसका रिश्तेदार हो गया। तो मैत्री संबंध भी बन गया, वैवाहिक संबंध भी बन गया। जब ये संबंधी हो गया तब इसने अवंती नरेश चंद्र प्रदोत को संभालने का काम किया। शत्रु की तरफ जो प्रदोत का खतरा बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं वत्सराज उदयन ने रोक दिया था। आगे देखें, अब इसकी धार्मिक नीति देखते हैं। अजातशत्रु को भरहुत स्तूप की एक वेदिका पर बुद्ध को सम्मान प्रकट करते हुए दिखलाया गया है, जो उसके बौद्ध होने के पुरातात्विक प्रमाण हैं। तो जो भरहुत का स्तूप था उसकी एक वेदिका पर
अजातशत्रु को दिखलाया गया है कि वो किस तरीके से बुद्ध के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा है, उनके सामने वंदना कर रहा है, करबद्ध बैठा हुआ है। अजातशत्रु ने राजगृह में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थि अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। हम जानते हैं कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उनके अस्थि अवशेषों को लेने के लिए बड़े बड़े राजवंशों में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। उसका एक भाग लेने के लिए अजातशत्रु भी गया हुआ था। 8 भागों में बटे हुए का एक भाग अजातशत्रु लेकर के आता है और राजगृह में एक किनारे पर एक स्तूप बनवाता है और उस स्तूप के विषय में बाद में चल करके विद्वानों को पता चलता है। वेनसोंग भी उस स्तूप की चर्चा करता है, आने वाले कई चीनी यात्री उसकी चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि जब वो स्तूप मिल जाता है तो ये पता चलता है कि अजातशत्रु ने उसी समय इसको बनवा दिया था जब वो 8 भागों में से एक भाग लेकर के राजगृह आया हुआ था। उस स्तूप को आप देख सकते हैं। अजातशत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया, जिसमें लगभग 500 बौद्ध समन बमनों ने भाग लेकर सुत्त पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया। तो अजातशत्रु जो है उसने राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में, अब एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि सप्तपर्णी गुफा कैसी थी। तो मैंने पहले ही बताया कि जो सप्तपर्णी गुफा है, मार्शल ने बताया था कि सप्तपर्णी गुफा एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, चारों तरफ से घिरा हुआ। इसके अंदर बैठ करके लगभग 500 भिक्षुओं ने अपनी बातों को रखा था और अगल बगल इसके टूटे हुए बहुत सारे पत्थर के अवशेष अस्त व्यस्त अवस्था में बिखरी हुई अवस्था में प्राप्त हुए थे। मार्शल ने इसी को बताया था, किंतु आजकल कुछ विद्वान वहीं की एक पहाड़ी जो सोन भंडार की पहाड़ी का ही आगे का पार्ट है उसको सप्तपर्णी गुफा बताते हैं, जबकि हम जानते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति में लगभग 500 भिक्षु आए थे। तो जिन स्थानों को दिखलाया जाता है उनमें स्पेस तो है अंदर, लेकिन 500 भिक्षु आ जाएंगे इतना स्पेस नहीं है। इसलिए मार्शल की बात सही लगती है कि सप्तपर्णी जो था वो कृत्रिम रूप से बनाई हुई कोई गुफा रही होगी जिसके अंदर ये बौद्ध संगीति करवाई गई होगी। अजातशत्रु इसका कर्ता धर्ता था, ये बौद्ध संगीति राजगृह में करवाई गई थी। अंत में हम देखते हैं कि जो अजातशत्रु है उसके बारे में सिंहली अनुश्रुतियाँ, दीपवंश और महावंश क्या कहते हैं कि लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। तो आप देख सकते हैं कि बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा, अजातशत्रु को उसके लड़के उदयन उदयभद्र ने मार दिया। तो ये एक प्रकार का पितृहंता वंश कहा जाता है, जिसमें एक पुत्र अपने पिता को मार करके सिंहासन प्राप्त करता है। डर किस चीज का है कि राजा जो है वो सिंहासन किसी दूसरे लड़के को ना दे दे, उत्तराधिकारी वो किसी दूसरे भाई को ना बना दे। इस डर के कारण जो थोड़ा शक्तिशाली था वो पहले ही अपने पिता को कैद कर लेता था, उसको मार देता था और इसके बाद राज सिंहासन पर बैठ जाता था। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अजातशत्रु ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उसने अपनी धार्मिक नीति क्या रखी और कैसे बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। जब उसको पता चलता है कि वो पितृ हंता हो चुका है तब वो जा कर के बौद्ध संघ में शामिल हो जाता है और बुद्ध से देशना लेने के बाद उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अजातशत्रु एक कूटनीतिज्ञ था, एक दूरधर्ष योद्धा था और एक चालाक व्यक्ति था, जो जैसी जहाँ पर जिस तरीके की स्ट्रेटजी का प्रयोग करना था वो उस तरीके की स्ट्रेटजी का प्रयोग करता था और उसने धीरे धीरे करके मगध की सीमाओं को बिंबिसार से भी आगे बढ़ा दिया। इस तरीके से आज के प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि अजातशत्रु ने किस तरीके से अपनी नीतियों का पालन किया। आगे चल करके उसके पुत्र उदयभद्र उदयन ने उसको मार दिया।
इसके बाद वाले वीडियो में हम उदयन या उदयभद्र पर चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि बिंबिसार ने जिस राजगृह को बनाया वो पंच पहाड़ियों के बीच में था। उसके लड़के अजातशत्रु ने जिसको राजधानी बनाया वो नया राजगृह था जो पंच पहाड़ियों से बाहर निकल करके बनाया गया था, क्योंकि राजगृह के अंदर खेती अच्छे से होती नहीं थी और बाहर आने पर अच्छी खेती होती थी, जिस कारण से अजातशत्रु ने बाहर में राजधानी का निर्माण करवाया। अब कई सारे संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए थे मगध के ऊपर और ये बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए जो उदयभद्र था, उदयन था या उदयभद्र था, उसने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर लिया था, वो पाटलिपुत्र आ गया था। तो जो मगध की राजधानी थी वो अब तक राजगृह गिरिव्रज या राजगीर में थी, लेकिन उदयभद्र या उदयन ने उसको ला करके पाटलिपुत्र में कर दिया और इस तरीके से वो वहाँ से शासन करने लगता है। अगले वीडियो में हम उदयन या उदयभद्र पर चर्चा करेंगे, उदयभद्र की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उसने मगध की सीमाओं को कहाँ तक पहुँचा दिया। आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।